डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 36। बच्चों के वहां से जाने के बाद आरती जी ने ईशा की तरफ देखते हुए कहा, ईशा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उस बच्ची से? ना कभी उसके साथ ढंग से बात करती हो, ना उसके बारे में कभी कुछ अच्छा बोलती हो। माना कि वह हमारे घर में रहती है, पर हम लोग उसे नहीं पसंद करते, इसलिए उसके बारे में कुछ भी गलत मत कहा करो। आरती जी की बात सुनकर ईशा जी का मुंह बन गया। राम जी ने आरती जी की तरफ देखते हैं कहा, तुम्हें क्यों उसकी इतनी तारीफदारी करनी है? वह लड़की सच में मनहूस है। उसकी वजह से हमारा अर्थ हमसे और दूर हो गया। अपने जन्मदिन के दिन पर वह हमारे साथ रहना चाहिए था, पर वह हम लोगों को छोड़कर उस अनाथ बच्ची और उसे दिग्विजय जिंदल के साथ रहता है। उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। वह उन्हें अपनी फैमिली मानता है। तुम्हारा बेटा तुमसे दूर होता जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। राम सिंघानिया की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा तो बचपन में ही मुझसे दूर हो गया था। जैसे बड़ा हुआ वह थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आया है। अगर वह उसके साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वह उसके साथ है। कहते हुए आरती जी वहां से चली गई। राम सिंघानिया ने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, पार्टी की सारी तैयारियां हो गई है ना? आज पूरा सिंघानिया मेंशन दुल्हन की तरह जगमगाना चाहिए। शहर के बड़े बड़े लोग हमारे मेंशन में आने वाले हैं। आज हम हमारे अक्षत को ऑफिशियल तौर पर सिंघानिया फैमिली का हेड अनाउंस करने वाले हैं। राम जी की बात सुनकर अर्जुन जी ने एक नज़र उनकी तरफ देखते हैं कहा, आपने अर्थ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? राम जी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह हमारे परिवार से कोई पोजीशन लेना चाहेगा? हम एक बार सोच भी लेते, पर अब उसे हमसे ये हमारे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। हमारा बिजनेस उसके सामने चींटी बराबर है। दुनिया में पहले ही उसका नाम बन चुका है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सोचो कि आज बस वह पार्टी में आ जाए, वरना पूरी पार्टी में हमारी बेइज्जती होगी। आधे से ज़्यादा लोग तो उसी से मिलने के लिए आएंगे। मैंने आज उसे दिग्विजय जिंदल को भी इनवाइट किया है। देखता हूँ आता है या नहीं। कहते हुए राम जी के चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ गए। विशाखा जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आप शांत हो जाए। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से गुस्सा करने की आदत कब जाएगी आपकी? पहले की तरह जवान नहीं रहे आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अपनी उम्र का लिहाज के गुस्सा किया कीजिए, वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपको हम कहाँ से बूढ़े नजर आते हैं? अभी तो हम जवान हैं। उनकी बातें सुनकर अर्जुन जी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल पापा बिल्कुल। अभी अगर कोई लड़की आपको देखे तो आप पर फ्लैट हो जाए। अर्जुन जी की बात सुनकर राम जी ने घूरने लगे। वही विशाखा जी भी हंसने लगी। अक्षत के रूम में अक्षत अपने रूम में बैठकर खिड़की से बाहर गार्डन एरिया की तरफ देख रहा था। वह घर आने के बाद सबसे पहले ख्वाहिश को देखना चाहता था, पर शायद उसकी यह ख्वाहिश अधूरी ही रहने वाली थी। वह अर्थ इर्द गिर्द ही रहती थी। इतना झगड़ा होने के बावजूद भी उनका रूम कभी चेंज नहीं किया गया था। सालों बाद आज उसे ऐसा लग रहा था कि अगर दोनों भाइयों के बीच में नॉर्मल भाइयों की तरह प्यार होता तो आज हालात कितने अलग होते। दोनों भाई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते। दोनों एक साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अक्षत ने खुद से कहा, दुनिया से ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते हैं। 9 महीने हमने साथ में मॉम की पेट में गुजारे हैं। काश बचपन में गलतियां ना करता तो सब कुछ ठीक होता। कहते हुए अक्षत फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वही तालाब के किनारे अर्थ नीचे बैठकर तालाब को देख रहा था। उसकी गोद में ख्वाहिश बैठकर उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। अर्थ तालाब के शांत पानी को देखा तो कभी ख्वाहिश के चेहरे पर ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं अर्थ? अर्थ ने ख्वाहिश के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है और मेरा सुकून तुम हो, इसलिए अपने सुकून को दूसरे सुकून से मिलने के लिए लेकर आया हूँ। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने चमकती आंखों से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, सच में? कहते हुए उसने अर्थ के गाल पर किस कर लिया। अर्थ बस चुपचाप शांत पानी को देख रहा था। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आज तो बड़े वाले अंकल ने आपके लिए बर्थडे पार्टी रखी है ना, क्या आप अपनी पार्टी में नहीं जाओगे?
ख्वाहिश का सवाल सुनकर अर्थ ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम बताओ, क्या मुझे जाना चाहिए? अर्थ का सवाल सुनकर ख्वाहिश अपने निचले होंठ को बाइट करने लगी। उसने धीरे से अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर अर्थ के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं पार्टी में जाऊंगा। आखिर स्पेशली दादाजी ने मेरा बर्थडे प्लान किया है तो जाना तो बनता है ना। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी क्योंकि दादाजी ने उसे पार्टी में आने से साफ साफ मना किया था। उसे पार्टी बहुत पसंद थी। डीजे और अर्थ उसे कई पार्टी इसमें अपने साथ लेकर जाते थे। काफी लोग जानते थे कि डीजे ने ख्वाहिश को अडॉप्ट किया है। कोई भी यह नहीं जानता था कि डीजे ने नहीं बल्कि अर्थ किया है। अर्थ अब लीगल तौर पर ख्वाहिश का गार्जियन बन चुका था। कुछ देर बाद उसने ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो हम घर चलते हैं, पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है ना। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने धीरे से कहा, हम नहीं आएंगे पार्टी में। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने कहा, क्यों? आप क्यों नहीं आओगी? क्या आप मेरी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, उन गंदे वाले अंकल ने कहा है कि हम पार्टी में ना आए क्योंकि हम मनहूस हैं। वो हमें मनहूस क्यों कहते हैं? हम तो कभी उनके सामने बुरी हरकत भी नहीं करते। वह जैसा कहते हैं हम उनकी सारी बातें मानते हैं, पर फिर भी वह हमसे अच्छे से बात नहीं करते। वह सच में बहुत बुरे हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ की पकड़ ख्वाहिश पर मजबूत हो गई। उसने बेहद गुस्से में कहा, तुम्हें उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापे में आदमी का दिमाग अक्सर सठिया जाता है, इसलिए तुम उसकी बात को इग्नोर करो। कहते हुए अर्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अब तक रात के 7 बजे बज चुके थे। जब वो दोनों सिंघानिया मैंशन पहुंचे तो सिंघानिया मैंशन जगमगा रहा था। अर्थ ख्वाहिश को सामने के रास्ते से ले जाने की जगह पर मैंशन के पिछले दरवाजे से सीधा ऊपर अपने रूम में लेकर आ गया। ये स्पेशल दरवाजा अर्थ ने अपने और ख्वाहिश के रूम में आने के लिए बनवाया था। किसी को भी नहीं पता था कि वह दोनों वापस आ चुके हैं। वहीं नीचे सिंघानिया परिवार के लोग रेडी हो चुके थे। पार्टी का टाइम 7:30 बजे का था। अक्षत अपने रूम में इस वक्त ब्लैक कलर का टक्सीडो पहनकर रेडी हो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी धैर्य ने पीछे से रूम में एंटर करते हुए कहा, भाई देखो ना, मैं हैंडसम तो लग रहा हूं ना? लड़कियां मुझे देखकर पागल तो हो जाएंगे ना? धैर्य की आवाज़ सुनकर अक्षत ने पीछे पलट कर देखा तो धैर्य इस वक्त ब्राउन कलर के टक्सीडो सूट में खड़ा था। वह भी दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे की वह स्माइल उसे कातिल लुक दे रही थी। धैर्य को देखकर अक्षत ने हंसते हुए कहा, तू सिर्फ लड़कियों के लिए रेडी हो रहा है, मतलब खुद के लिए रेडी नहीं हो रहा है? अक्षत की बात सुनकर धैर्य ने एटीट्यूड से कहा, अरे भाई, खुद के लिए रेडी होकर क्या करूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि लड़कियाँ मुझे देखकर पागल हो जाए और यहाँ से वहाँ घूमते हुए चिल्लाए, धैर्य धैर्य, हमें तुमसे शादी करनी है, हमें तुमसे शादी करनी है। लिटरली भाई, मैं तो ये सपने भी देखता हूँ, बस मेरा सपना सच हो जाए। धैर्य की बात सुनकर अक्षत हंसने लगा। तभी रूम में आरती जी आ गई। उन्होंने अक्षत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अक्षत आप रेडी हो चुके हैं ना? कहते हुए उनका ध्यान धैर्य की तरफ गया। धैर्य को देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, आज तो आप कमाल लग रहे हैं। धैर्य किसे घायल करने का इरादा है आपका? आरती जी की बात सुनकर धैर्य ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या बड़ी माँ, आप मुझे छेड़ रही हो? वैसे मैं तो आपके लिए बहू ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था। अब आप ही बताओ, क्या आप मुझे पार्टी में कोई खूबसूरत सी लड़की इंप्रेस कर पाएगी? धैर्य की बात सुनकर अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास हो गई हो तो अब तुम बाहर जाओ, मुझे मॉम से बात करनी है। धैर्य ने मुंह बनाकर अक्षत की तरफ देखा और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। धैर्य के बाहर जाते ही अक्षत ने आरती जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, क्या वह पार्टी में आने वाला है? अक्षत के सवाल पर आरती जी ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उसने कहा है कि वह ज़्यादा वक्त के लिए नहीं पर थोड़े वक्त के लिए पार्टी में आएगा। हम इसी बात से खुश हैं। आरती जी की बात सुनकर अक्षत के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। आरती जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अतीत में की गई गलती तुम नहीं सुधार सकते, पर यह याद रखो कि हम हमारे आज के बर्ताव से अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं। कहते हुए आरती जी वहां से चली गई। उनके बाहर जाती ही अक्षत ने खुद से कहा, काश ऐसा होता मोम, काश जो कुछ भी उसने मेरी वजह से खोया है मैं उसे वापस दे पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता
कहते हुए अक्षत अपना सर हिलाकर अपने बाल बनाने लगा। रात के 8 बजे लिविंग रूम में इस वक्त मुंबई, दिल्ली और पूरे देश से कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आखिर सिंघानिया अंपायर के नए उत्तराधिकारी की अनाउंसमेंट जो होने वाली थी। लगभग सभी लोगों को पता था कि सिंघानिया परिवार हमेशा बड़े बेटों का ही उत्तराधिकारी बनता है, जिसका साफ साफ मतलब था कि अक्षत ही उत्तराधिकारी होगा। पर किसी को भी अक्षत से मिलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वह सब लोग तो यहाँ पर बिजनेस के मामले में अर्थ सिंघानिया से मिलने के लिए आए थे, जिसका दबदबा बस में से लेकर अंडरवर्ल्ड तक था। सब लोग बसे अभी से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी सीडीओ से राम सिंघानिया अक्षत का हाथ पकड़कर नीचे आ गए। फ्लैशलाइट अक्षत पर ही चमक रही थी। अक्षत को देखते ही पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां जैसे पागल हो गई। अक्षत भी देखने में कम हैंडसम नहीं था। उसके चेहरे की वह मुस्कुराहट उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। लड़कियां तो जैसे उसके ऊपर कूदने के लिए तैयार थी। बिजनेसमैन जानबूझकर अपनी बेटियों को यहाँ पर लेकर आए थे ताकि सिंघानिया परिवार का बेटा एक नज़र उनकी बेटी को देख ले और अगर पसंद कर लिया तो उनकी तो लॉटरी लगना तय था। राम जी ने अब सबको नीचे लाकर गर्मजोशी के साथ अनाउंस करते हुए कहा, ये है हमारा बड़ा पोता अक्षत सिंघानिया, हमारे सिंघानिया कॉरपोरेशन का उत्तराधिकारी और हमारे परिवार का नया किंग। राम जी के अनाउंसमेंट सुनते ही पार्टी हॉल में तालियां की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। कुछ देर में पार्टी शुरू हो चुकी थी। अक्षत सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन से काफ़ी अच्छी तरीके से मिल रहा था। वह लंदन में स्टडीज़ के साथ साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन की ब्रांच को भी हैंडल करता था, इसलिए उसे भी बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज था। राम सिंघानिया को उसे पर काफ़ी प्राउड फील हो रहा था। वह बार बार गेट की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। तभी आरती जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, उसने कहा है कि वह आ जाएगा। उनके इतना कहते ही एक बिजनेसमैन ने राम जी की तरफ देखते हुए कहा, आपका छोटा पोता नहीं आने वाला है? हम तो उसी से मिलने के लिए एक्साइटेड थे, आज तो उसका भी जन्मदिन है ना। राम जी ने जैसे ही यह सुना उनके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वह आता ही होगा, आप तो जानते हैं ना कि वह बिजनेस किंग है, अपने किसी काम में फंसा होगा, आ जाएगा जल्दी। राम जी को इस वक्त बेचैनी हो रही थी क्योंकि अगर अर्थ यहाँ पर नहीं आता तो बिजनेस इंडस्ट्रीज में उनका काफ़ी मजाक उड़ाता है, जो कि वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन सिंघानिया अभी बार बार अर्थ का नंबर डायल कर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि अर्थ तो मेंशन में ही है। सबको लग रहा था कि वह अभी तक वापस नहीं आया है। एपिसोड 37। पार्टी नीचे स्टार्ट हो चुकी थी। अक्षत सभी बिजनेसमैन के साथ मिल रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। सभी लोगों को काफी इम्प्रेसिव लग रहा था। लड़कियां तो उसे घूर घूर कर देख रही थी। वही धैर्य पार्टी में यहाँ से वहाँ चल कूद कर रहा था। लड़कियां उसे भी घूर घूर कर देख रही थी। धैर्य भी देखने में काफी हैंडसम था। खुद को इस तरह से अटेंशन मिलते हुए देखकर वह तो खुशी से पहले नहीं समा रहा था। वही राम सिंघानिया का ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। उन्होंने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन पता करो कि अर्थ कहाँ है, सब लोग उसी के बारे में पूछ रहे हैं। राम जी ने इतना कहा ही था कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने राम जी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया आपका बड़ा पोता तो अमेजिंग है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका छोटा पोता ब्रिलियंट है। मैंने तो ये भी सुना है कि वह बिजनेस इंडस्ट्री पर राज करता है। मैं तो स्पेशली उसी से मिलने के लिए आया था। वैसे वह कहाँ है? आज तो उसका भी जन्मदिन है ना। सच में आपके घर में कोहिनूर हीरो ने जन्म लिया है। आपके सभी पोते इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले बेटे इंटेलिजेंट निकले और पोते, आपकी तो किस्मत ही खुल गई। अपने सामने खड़े बिजनेसमैन की बात सुनकर राम सिंघानिया बस मुस्कुराने लगे। अब तक लगभग सारे बिजनेसमैन उनसे एक ही सवाल पूछ चुके थे कि अर्थ कहाँ है। अब उन्हें अजीब सी बेचैनी हो रही थी क्योंकि अगर अर्थ पार्टी में नहीं आता तो उनकी अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली थी, जो कि राम सिंघानिया बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने टेढ़ी नज़रों से कुछ दूर खड़ी आरती जी की तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। आरती जी ने बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। वह जानती थी कि अगर अर्थ ने प्रॉमिस किया है कि वह आएगा तो वह जरूर आएगा। भले ही वह बस अपनी शक्ल दिखाकर वापस चला जाए, पर वह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला था। आरती जी ने अपना मोबाइल निकाला और अर्थ को बस एक मैसेज टाइप कर दिया, तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी। अर्थ, जो कि इस वक्त ख्वाहिश के साथ ऊपर अपने रूम में सुकून से बैठा हुआ था,
उसने आरती जी का मैसेज पढ़ा और कुछ सोचते हुए उसने मैसेज टाइप कर दिया। 15 मिनट। अर्थ का मैसेज देखकर आरती जी ने सुकून की सांस ली। ख्वाहिश जो कि अर्थ की गोद में बैठी हुई थी, उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम कैसे लग रहे हैं अर्थ, कहते हुए वह खुद को देखने लगी। ख्वाहिश ने इस वक्त एक पर्ल कलर की प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह किसी असली प्रिंसेस की तरह लग रही थी। अर्थ ने स्पेशल ऑर्डर पर उसके लिए यह फ्रॉक बनवाई थी। अर्थ ने भी इस वक्त एक ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से उसके चेहरे की वह कोल्ड एक्सप्रेशन उसे सीईओ वाली लुक दे रहे थे। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। अर्थ के मुंह से प्रिंसेस सुनकर ख्वाहिश खुश हो गई। उसने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आपका बर्थडे है तो आप नीचे जाओ ना, हम ऊपर से आपको देखकर खुश हो जाएंगे, पर हम आपके साथ नीचे नहीं आएंगे वरना वह बूढ़े अंकल फिर से हम पर गुस्सा करेंगे। वो तो कहते हैं कि हम मनहूस हैं, जहाँ भी जाते हैं सब खराब कर देते हैं, हमें उनके गुस्से को नहीं झेलना है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, दोबारा बकवास करना स्टार्ट कर दिया तुमने। मैंने कहा ना, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, इसलिए आप चुपचाप बैठो, कुछ देर बाद हम नीचे जाएंगे। अर्थ की डांट सुनकर ख्वाहिश चुपचाप उसकी गोद में बैठ गई। अर्थ धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। ख्वाहिश के खुले बालों वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। उसने एक खूबसूरत सा हेयर बैंड लगाया हुआ था, जो कि अर्थ ने उसके लिए मंगवाया था। ओवरऑल को दोनों ही बहुत प्यारी लग रहे थे। अब तक पार्टी स्टार्ट होकर 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। आप पार्टी में बातें बनने लगी थी कि क्या अर्थ है सिंघानिया पार्टी में नहीं आएगा, क्योंकि सिंघानिया परिवार के ज़्यादातर फंक्शन में कोई भी अर्थ को नहीं देख पाता था। अर्थ बहुत मुश्किल से ही सिंघानिया फैमिली के किसी फंक्शन में शामिल होता था, वह भी कुछ वक्त के लिए। सबकी बातें राम सिंघानिया, अर्जुन सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया सबके कानों में पड़ रही थी। वह बस प्रार्थना कर रहे थे कि अर्थ थोड़ी देर के लिए ही सही पार्टी में आ जाए। राम सिंघानिया को अब गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से आरती जी के पास आते हुए कहा, आपने तो कहा था कि अर्थ पार्टी में आने वाले हैं, तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके कानों में लोगों की आवाज़ पड़ी। उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनका ध्यान सीढ़ियों पर गया। सीढ़ियों पर फ्लैशलाइट पड़ रही थी और वहां पर अर्थ खड़ा था। अर्थ की पर्सनैलिटी इतनी अमेजिंग थी कि एक पल के लिए राम सिंघानिया भी उसे पर से अपनी नज़र हटाना भूल गए। तभी उनका ध्यान अर्थ के बगल में खड़ी ख्वाहिश पर गया, जिसका हाथ इस वक्त अर्थ ने मजबूती से पकड़ के रखा था। ख्वाहिश को देखते ही उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने खुद से कहा, मैंने इस मनहूस लड़की से कहा था कि यह नीचे ना आए, फिर भी यह मनहूस लड़की नीचे आ रही है, इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। राम सिंघानिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आरती जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा गुस्सा मत कीजिए। अर्थ की यही शर्त थी कि वह नीचे आएंगे तो ख्वाहिश के साथ, वरना नहीं, इसलिए हमने भी हाँ कह दी। आरती सिंघानिया की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से उनकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अर्थ एटीट्यूड से चलता हुआ नीचे आ रहा था। अब तक जो लड़कियां अक्षत को घूर घूर कर देख रही थी, उन सभी का ध्यान अर्थ पर चला गया। अक्षत के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, वही अर्थ के चेहरे पर स्माइल का नाम निशान नहीं था, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी बेहद डार्क थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उसे डेविल का लुक देते थे और लड़कियों को तो ऐसे ही लड़के ज़्यादा पसंद आते थे। उनका ध्यान अर्थ के बगल में चल रही छोटी सी बच्ची पर था। ख्वाहिश 13 साल की हो चुकी थी, पर वह दिखने में अभी भी बहुत प्यारी और छोटी लगती थी। सब लोग बातें कर रहे थे कि अर्थ सिंघानिया के साथ यह छोटी सी बच्ची कौन है। राम सिंघानिया ने सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, वह नौकर की बेटी है। अर्थ को उससे कुछ ज्यादा ही लगाव है, बहन मानता है उसे, इसलिए उसे अपने साथ लेकर आ रहा है। राम सिंघानिया की यह बात पार्टी हॉल में कुछ ही देर में फैल गई। जो सभी लड़कियां अर्थ को घूर घूर कर देख रही थी, ये सुनकर कि वह छोटी लड़की अर्थ की बहन है, सबके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। अब उनका पहला टारगेट अर्थ था, और अगर अर्थ न मिले तो अक्षत तो था ही। उन सभी लड़कियों ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि आज वह सिंघानिया परिवार के एक लड़के को तो इम्प्रेस करके ही रहेगी। अर्थ अब तक ख्वाहिश को लेकर नीचे आ चुका था। उसने एटीट्यूड से चलकर एक बिजनेसमैन के पास आते हुए कहा, मिस्टर राठौर कैसे हैं आप? मिस्टर राठौर की उम्र 60 साल के आसपास थी। वह कुछ ही दिन पहले अपने बिजनेस से रिटायर हुए थे।
अब उनका बिजनेस उनका बेटा और उनका पोता संभालता था। मिस्टर राठौर ने अर्थ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्थ, बहुत खुशी हुई आपसे इतने दिनों के बाद मिलकर। इतनी छोटी सी उम्र में आपने कितना बड़ा नाम बना लिया है। हम तो आज सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, वरना हमने तो आप पार्टी में जाना ही छोड़ दिया है। वैसे ये छोटी सी बच्ची कौन है? क्या यह आपकी बहन है? मिस्टर राठौर की बात सुनकर अर्थ की आंखें, जो कि नॉर्मल नजर आ रही थी, गुस्से से लाल हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, किसने कहा कि यह मेरी बहन है? अर्थ की तेज आवाज सुनकर सभी लोगों से देखने लगे। वही राम सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्होंने खुद से कहा, ये लड़का मेरा नाम डूबा कर ही रहेगा। अर्थ ने पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, नौकरानी समझने की गलती मत करना। प्रिंसेस है वह, मेरी प्रिंसेस। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को अपने पास खींच लिया और सबके सामने ही उसके गालों को चूम लिया। अर्थ की हरकत देखकर सिंघानिया परिवार गुस्से से भर गया। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा अक्षत ख्वाहिश को देखकर जैसे अपनी जगह पर ही जम गया। आज पूरे 6 साल बाद वह ख्वाहिश को देख रहा था। वह छोटी सी बच्ची जो मस्ती करती थी, अब बड़ी हो चुकी थी। हालांकि वह ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई थी, पर पहले के मुकाबले पर बड़ी हो चुकी थी। अक्षत के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वही ख्वाहिश अपना छोटा सा चेहरा नीचे झुककर चुपचाप खड़ी थी। अर्थ के इस तरह से गाल पर सबके सामने किस करने की वजह से उसे बहुत शर्म आ रही थी और इतने पार्टी हॉल में नजर घुमाकर सबकी तरफ देखा और एरोगेंट तरीके से चलता हुआ राम सिंघानिया के पास आकर खड़ा हो गया। राम सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, हमने सिर्फ आपको पार्टी में आने के लिए कहा था, तो आप इस लड़की को अपने साथ पार्टी में लेकर क्यों आए हैं? कहते हुए राम सिंघानिया ने गुस्से से घूरकर ख्वाहिश की तरफ देखा। उनकी डरावनी नज़र देखकर ख्वाहिश ने डरते हुए अर्थ के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। अर्थ ने पूरे पार्टी में नज़र घुमाकर राम सिंघानिया को घूरते हुए कहा, मैं अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर जीता हूँ मिस्टर सिंघानिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्टी से चला जाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बेबी मेरे साथ ही रहेगी। आखिर अपने बर्थडे के दिन अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहिए और मेरी फैमिली मेरी बेबी है। मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया ने गुस्से से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर आरती इस तरह से पार्टी से चला गया तो सभी लोग और बातें बनाएंगे, जो कि राम सिंघानिया बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आरती जी ने अर्थ के पास आकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। अर्थ ने बस नॉर्मल आंखों से उनकी तरफ देखा। ना उसके चेहरे पर खुशी थी, ना उसके चेहरे पर गम। आरती जी इतनी ही बात से खुश थी कि कम से कम अर्थ अब उन्हें खुद से दूर नहीं करता। पहले तो वो उन्हें अपने पास भी नहीं आने देता था। उन्होंने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, बहुत प्यारा लग रहा है हमारा बच्चा। आरती जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था कि आरती जी सिंघानिया परिवार के बड़ों में इकलौती ऐसी इंसान है जो उसे पसंद करती है, वरना बाकी सब तो हमेशा उसे बुरा भला कहते रहते थे। ख्वाहिश को अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो सिर्फ उसका अर्थ जरूरी था। पार्टी शुरू से शुरू हो चुकी थी। अर्थ सभी बिजनेसमैन के साथ बात करते हुए ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से वाहन लेकर जा रहा था। ख्वाहिश का मुंह बना हुआ था। वह बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। धैर्य बार बार उसे अपने पास आने के लिए और कुछ खिलाने का इशारा कर रहा था। ख्वाहिश समझ गई थी कि धैर्य उसके लिए बहुत सारे चॉकलेट लेकर आया है, इसलिए वह वहां से जाना चाहती थी, पर अर्थ था कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। पार्टी हॉल में मौजूद सभी लोग अब जान चुके थे कि ये बच्ची अर्थ की बहन नहीं है। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि क्या अर्थ का इस छोटी सी बच्ची से क्या रिश्ता है, पर किसी की भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। पार्टी चल रही थी, तभी उन सभी के कानों में एक दमदार आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। इस आवाज को सुनते ही सब लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया, जहां पर कई सारे बॉडीगार्ड के साथ डीजे खड़े थे। उनकी पर्सनैलिटी काफी अमेजिंग लग रही थी। 60 साल के होने के बावजूद भी वह किसी 50 साल के आदमी को मत दे सकते थे। उनका और उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ बहुत स्ट्रांग थी। उनकी आवाज सुनकर अर्थ ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। वही ख्वाहिश के चेहरे पर डीजे को देखकर खुशी नजर आने लगी। एपिसोड 38। डीजे की आवाज सुनकर सभी लोगों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर डीजे बिल्कुल की सूट बूट में रेडी थे।
उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड थे। डीजे के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। डीजे को देखते ही राम सिंघानिया की मुट्ठी बंद गई। उनके बगल में खड़ी विशाखा जी ने धीरे से कहा, आपने खुद ने इनविटेशन दिया था, इसलिए अब आपको खुद को शांत रखना होगा। विशाखा जी की बात सुनकर डीजे ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये घटिया इंसान यहाँ पर आने की हिम्मत करेगा, पर इसने तो घटियापन की हदें पार कर दी है। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, पापा शांत रहिए, कुछ वक्त बाद वह यहाँ से चले जाएंगे। राम सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा और गुस्से से डीजे की तरफ देखने लगे। डीजे ने टेढ़ी नजरों से राम सिंघानिया की तरफ देखा और एक शैतानी हंसी के साथ उन्हें चिढ़ाने लगे। अगले ही पल उन्होंने पलटकर अर्थ की तरफ देखा। डीजे को देखकर अर्थ ने ख्वाहिश के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और डीजे की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। सब लोग अर्थ को देख रहे थे, जो कि डीजे की तरफ जा रहा था। अर्थ ने डीजे के पास आकर आगे बढ़ाकर उन्हें गले लगा लिया। डीजे ने भी मजबूती से उसे गले लगाकर उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे शेर। ख्वाहिश भी उन दोनों के पैरों से लिपट गई। डीजे और अर्थ ने एक साथ उसे भी गले लगा लिया। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हैप्पी फैमिली हो। सभी लोग हैरान थे क्योंकि पार्टी में आने के बाद अर्थ ने सिंघानिया परिवार में से किसी से हाथ भी नहीं मिलाया था और दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर दिग्विजय जिंदल, जिसे दुनिया डीजे के नाम से जानती थी और उनके साथ इतने प्यार से पेश आ रहा था। सब लोग कभी राम सिंघानिया को देखते तो कभी अर्थ और डीजे को। राम सिंघानिया को इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, हम लोगों से अर्थ को बात करने में भी परेशानी होती है और इस घटिया आदमी के गले से लग रहे हैं जैसे ये घटिया आदमी उनका सागा हो। राम सिंघानिया की बात सुनकर विशाखा जी ने हंसते हुए कहा, बचपन से आप लोगों ने ही उसे खुद से दूर किया था और अब जब वह हम सब से दूर हो चुका है तो आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि अर्थ ऐसा क्यों है। विशाखा जी की बात सुनकर राम सिंघानिया ने अपना चेहरा फेर लिया। अर्थ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। दिग्विजय जी ने अर्थ से अलग होकर ख्वाहिश के माथे को चूमते हुए कहा, हमारी राजकुमारी कितनी प्यारी लग रही है। ख्वाहिश ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डीजे की तरफ देखते हुए कहा, हमारे हैंडसम दादू भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, क्या हम आपके लिए कोई दादी माँ ढूंढें। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने उसके गाल खींचते हैं कहा, बदमाश लड़की, हमें कोई दादी माँ नहीं चाहिए। अगर आप हमसे शादी करना चाहती है तो हम सोच सकते हैं। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, हम आपसे शादी क्यों करेंगे। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने हंसते हुए कहा, ठीक है, फिर हम आपके लिए एक राजकुमार ढूंढ देंगे। कहते हुए डीजे ने तिरछी नजरों से अर्थ की तरफ देखा, जो कि उन्हें घूर रहा था। ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें कोई नहीं चाहिए, हमारे लिए हमारे अर्थ वो आप काफ़ी है। कहते हुए ख्वाहिश प्यार से अर्थ की तरफ देखने लगी। डीजे ने ख्वाहिश और अर्थ का एक एक हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। कई सारे बिजनेसमैन जो जानते थे कि डीजे कितने पावरफुल है, उनके पास आकर खड़े हो गए। आज भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लिए अंडरवर्ल्ड का किंग डीजे ही था। किसी को भी यह नहीं पता था कि अब डीजे की जगह अर्थ ने ले ली है। ये बात सिर्फ अंडरवर्ल्ड में मौजूद लोग जानते थे। डीजे भी नहीं चाहते थे कि फिलहाल अर्थ दुनिया के सामने माफिया किंग के तौर पर आए। अर्थ की एक क्लियर इमेज थी बिजनेसमैन के तौर पर। डीजे के जितने भी लीगल बिजनेस थे, अर्थ ने उन्हें बचपन में ही टेक ओवर कर लिया था और उसने उन सभी को हर एक कंट्री में फैला दिया था। सभी बिजनेसमैन डीजे और अर्थ से बात कर रहे थे। सिंघानिया परिवार के लोग बस दूर से उन्हें देखकर जल रहे थे क्योंकि अब सारी अटेंशन अर्थ, डीजे और ख्वाहिश पर ही थी। कोई भी सिंघानिया परिवार के बाकी लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हालांकि कुछ बिजनेसमैन अक्षत के साथ बात कर रहे थे। अक्सर जो पहले अर्थ की हर एक बात से जलता था, अब उसे अर्थ को इतनी अटेंशन मिलते हुए देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद अब वह समझ चुका था कि ये सब कुछ काबिलियत पर डिपेंड करता है और अब वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अर्थ उससे कहीं गुना ज्यादा काबिल है। बचपन में भी वह काबिल था और अभी भी है। काफी देर होने के बाद फाइनली राम सिंघानिया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, आरती, अर्थ को बुलाए, केक कटिंग का वक्त हो गया है। कहते हैं उन्होंने सर्वेंट की तरफ इशारा किया। सर्वेंट वहां से केक लेने के लिए चले। कुछ ही देर में दो बड़े बड़े केक हाल के बीचों बीच रखे हुए थे। राम सिंघानिया ने अक्षत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अक्षत के पास आ गए। वह अर्थ के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि वह जानते थे कि
अगर उन्होंने अर्थ को अपने साथ लाने की कोशिश भी की तो अर्थ बिना ये परवाह किए कि सब लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका हाथ झटक देगा। अर्थ अभी भी डीजे के साथ खड़ा होकर बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। उसे तो जैसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आरती जी ने अर्थ के पास आकर प्यार से कहा, अर्थ केक कटिंग का वक्त हो गया है, चलिए। आरती जी की बात सुनकर अर्थ ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ राम सिंघानिया की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। उसने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दादाजी। डीजे, जिसे अर्थ मुश्किल से कभी कभी दादाजी कहता था, उनके चेहरे पर उसके मुंह से दादाजी सुनकर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने राम सिंघानिया की तरफ एक चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे शेर। अर्थ ने एक हाथ से ख्वाहिश का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ लेकर आने लगा। ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से अर्थ की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, हमें अपने साथ क्यों लेकर चल रहे हो। अर्थ ने घूरकर ख्वाहिश की तरफ देखा तो ख्वाहिश ने क्यूट सा पाउट बनाकर उसकी तरफ देखा। अर्थ ख्वाहिश और डीजे दोनों को लेकर राम सिंघानिया और अक्षत दोनों के पास खड़ा हो गया। राम सिंघानिया ने औरत को घूमते हुए कहा, आपका जन्मदिन है, आप इन दोनों बाहर के लोगों को लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने तेज आवाज में कहा, आपसे किसने कह दिया कि ये दोनों बाहर के हैं। यह मेरे दादाजी हैं और यह मेरी प्रिंसेस है। अब मैं अपने परिवार के साथ केक न कट करूं, अपने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट न करूं तो फिर किसके साथ करूं। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया ने आसपास देखा। सभी लोग उन लोगों को ही देख रहे थे और उसने बिल्कुल भी धीरे से यह बात नहीं करी थी। राम सिंघानिया गुस्से से कुछ कहने ही वाले थे कि अक्षत ने उनके हाथ को मजबूती से दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, अर्थ को जिस चीज से खुशी मिलती है उसे वो करने दीजिए। अक्षत की बातें सुनकर राम सिंघानिया ने खुद के गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया। अर्थ में नाइफ उठाया और डीजे और ख्वाहिश का हाथ एक साथ पकड़कर उसने केक कट कर दिया। अक्षत ने भी राम सिंघानिया के साथ मिलकर केक कट किया। सभी लोग उन लोगों के लिए जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अक्षत ने केक का पीस उठाकर ख्वाहिश और डीजे को खिलाया और एक पीस उठाकर आरती सिंघानिया के पास आ गया। आरती सिंघानिया मुस्कुराते हुए अर्थ की तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में हल्के आंसू चमक रहे थे। बचपन से लेकर आज तक वह खुद को इसी चीज के लिए दोषी मानती थी कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कहीं ना कहीं फर्क किया था। आरती सिंघानिया की आंखों में आंसू देखकर अर्थ ने आगे बढ़कर उनके आंसू साफ करके उन्हें मिला दिया। उनकी आंखों से फिर से एक आंसू की बूंद उनके गाल पर आ गई। उन्होंने अर्थ को गले लगाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी। आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें मजबूती से गले लगा लिया। अक्षत उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्जुन सिंघानिया ने उसके पास आकर प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। अक्षत ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, सॉरी पापा, मैंने अर्थ को आप लोगों से दूर कर दिया। अक्षत की बातें सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, आप तो छोटे थे, गलती हमारी थी, जो हो गया उसे भूल जाए, आज आपका जन्मदिन है, उदास होने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सिंघानिया की बात सुनकर अक्षत ने अपना सर हिला दिया। पार्टी में आए सारे मेहमान अब बातें बना रहे थे कि अर्थ सिंघानिया अपने दादाजी राम सिंघानिया से ज्यादा माफिया किंग डीजे के करीब है। सभी लोग देख पा रहे थे कि डीजे और अर्थ के बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अर्थ जो किसी के साथ ढंग से बात भी नहीं करता था, वह डीजे के साथ बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था। जबकि अब तक पार्टी में जितने भी लोगों ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, अर्थ ने सबको एरोगेंट तरीके से ही जवाब दिया था। लड़कियां तो अभी भी घूर घूर कर उसे ही देख रही थी। ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर पार्टी में यहाँ से वहाँ अपनी नज़र दौड़ा रही थी। उसका ध्यान कुछ दूरी पर बैठे धैर्य पर गया, जो कि अपने हाथ में कई सारा केक लेकर उसे खा रहा। धैर्य को देखकर ख्वाहिश के मुंह में पानी आ गया। उसने अर्थ की तरफ देखा, जो डीजे के साथ बात कर रहा था। ख्वाहिश ने जल्दी से धैर्य की तरफ दौड़ लगा दी। जल्दी जल्दी में भागने की वजह से वह नीचे गिरने ही वाली थी कि अक्षत के सामने से आ रहा था। उसने जल्दी से ख्वाहिश को पकड़ लिया। ख्वाहिश ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और अक्षत को देखकर मुंह बना लिया। अक्षत ने हंसते हुए कहा, अभी भी ऐसे क्यों देखती हो मुझे? जब से आया हूँ एक बार भी मुझसे बात नहीं की तुमने। ख्वाहिश में मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों आपसे बात करें? अक्षत ने अर्थ की तरफ देखा, जिसका ध्यान इस वक्त उन दोनों की तरफ नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो,
तुमने बचपन में कहा था कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करती हो या अपने दोस्तों को ऐसे ही भूल जाती हो? अक्षत की बात सुनकर ख्वाहिश ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ख्वाहिश अपने दोस्तों के साथ हमेशा दोस्ती निभाती है। हम आपसे बाद में बात करेंगे, हमें पहले केक खाने के लिए जाने दीजिए। कहते हुए ख्वाहिश धैर्य की तरफ भाग गई। अक्षत ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और वह भी दूसरी तरफ चला गया। डीजे ने राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, जलकर कोयला हो चुका है। बूढ़ा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसे सताने में जो मजा है वह किसी चीज में नहीं। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब अगर आपका मजा हो गया हो तो चले जाए घर। ज्यादा देर तक बुढ़ापे में जागना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने उसे घूरते हुए कहा, बूढ़ा होगा तुम्हारा दादा, मैं तो अभी भी जवान हूँ। देखो, पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां मुझे ही देख रही है। अगर अभी भी किसी को जाकर प्रपोज कर दूं ना तो मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। डीजे की बात सुनकर अर्थ के होठों के कौने टेढ़े हो गए। उसने एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है आपको। वह आपको नहीं बल्कि मुझे घूर रही है। कहते हुए अर्थ ने एक डरावनी नज़र सभी लड़कियों पर डाली जो कि उसे ही घूर रही थी। उसकी डरावनी नजरें देखकर उन सभी ने अपना चेहरा अपने आप दूसरी तरफ कर लिया। डीजे ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, डरा क्यों रहे हो बेचारी बच्चियों को, बस तुम्हें ही तो देख रही है। अब हैंडसम हो तो देखेंगे ही ना। तुम जानते नहीं जवानी में कितनी लड़कियां मुझ पर फिदा थी। एक मैं ही था जो उस हसीना के पीछे पड़ा था जिसे मुझसे प्यार ही नहीं था। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अभी भी जवान हैं आप, ढूंढ लीजिए कोई और। अभी तो कह रहे थे सारी लड़कियां फिदा है आप पर। एपिसोड 39। अर्थ की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत एक बार होती है बरखुरदार और वह हमने अपनी जवानी में कर ली। अब तो बस उसके पास जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब बाकी की आशिकी मरने के बाद ही पूरी करेंगे। वह तो हमें छोड़कर चली गई। कहते हुए डीजे के चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। डीजे के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अर्थ ने एटीट्यूड के साथ कहा, दिग्विजय जिंदल आपको इमोशनल होना भी आता है। डीजे के मुंह से दिग्विजय जिंदल सुनकर डीजे ने उसे घूरते कहा, नालायक लड़के कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाना। दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर चुका है। दिग्विजय जिंदल के मरने के बाद डीजे पैदा हुआ था और अब तुम्हारे सामने गैंगस्टर डीजे खड़ा है। कॉल मी डीजे एम, कितना कूल नाम रखा है मैंने। बड़ा आया दिग्विजय जिंदल बोलने वाला। नालायक लड़का। कहते हुए डीजे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगे। वह दोनों इस वक्त बिल्कुल किसी जिगरी दोस्तों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। अर्थ जब भी डीजे के साथ होता था वह अपनी रियल पर्सनैलिटी को भूल जाता था। उनके साथ मस्ती करना, मजाक करना अर्थ की आदत थी। बाकी दुनिया में शायद ही कोई था जो अर्थ के साथ मजाक कर सके। वही ख्वाहिश दौड़ते हुए जाकर धैर्य के पास खड़ी हो गई। धैर्य को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, उसने टेढ़ी नजरों से पलट कर देखा तो उसका ध्यान ख्वाहिश पर गया, जो कि अपनी नीली नीली आंखों में मासूमियत भरकर उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। ख्वाहिश को देखकर धैर्य ने अपने हाथ में पड़ी हुई केक की प्लेट की तरफ देखा जिसे ख्वाहिश घूर रही थी। धैर्य ने पाउट बनाते हुए कहा, तुम्हें ये चाहिए क्यूटी पाई? ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, धैर्य तुम हमें केक नहीं दोगे? थोड़ा सा दो ना। धैर्य ने एक चम्मच लिया और ख्वाहिश को देते हुए कहा, ओके, ये लो खा लो। ख्वाहिश भी धैर्य के पास बैठकर प्लेट से उसके साथ केक खाने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए केक खा रहे थे। दूर खड़ी ईशा जी का ध्यान जैसे ही ख्वाहिश और धैर्य पर गया, उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। उन्होंने गुस्से से कहा, इस नालायक लड़के को कितनी बार कहा है इस मनहूस लड़की से दूर रहो, पर यह है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। इसे अच्छे से समझाना होगा। कहते हुए ईशा जी तेज कदमों से चलती हुई धैर्य और ख्वाहिश के पास आ गई। ख्वाहिश हंसते हुए धैर्य से बात करते हुए केक खा रही थी। तभी ईशा जी ने उसके हाथ से चम्मच छीनकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रह, समझ नहीं आता तुझे? ईशा जी के अचानक से चम्मच खींचने की वजह से ख्वाहिश डरते हुए उनकी तरफ देखने लगी। इस वक्त वह लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे। किसी का भी ध्यान लोगों की तरफ नहीं था। ईशा जी को देखकर ख्वाहिश डरते हुए अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी हो गई। धैर्य ने ईशा जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम क्या हुआ है आपको? हम दोनों बस केक खा रहे थे, चिल्ला क्यों रही हो आप?
ईशा जी ने गुस्से से धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो। कितनी बार कहा है, इस मनहूस से दूर रहा करो। दूर रहना तो दूर की बात है, तुम इसके साथ एक ही प्लेट में केक खा रहे हो। पता नहीं ये जहरीली नागिन तुम्हें मार न डालें। ईशा जी की बात सुनकर धैर्य को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए मॉम, आप कुछ भी बोल रही है। धैर्य को इस तरह से बदतमीजी से बात करते हुए देखकर ईशा जी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। माँ हूँ तुम्हारी, इस अनाथ लड़की के लिए तुम अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते और तू मेरे बेटे से और मेरी बेटी से दूर रहे, वरना तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुझे तेरा अर्थ भी नहीं बचा पाएगा। ईशा जी की बात सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से अपना चेहरा ऊपर उठाकर उनकी तरफ देखा और दौड़ते हुए आरती की तरफ भाग गई। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर धैर्य को बहुत बुरा लग रहा था। अगर ईशा की उसकी माँ नहीं होती तो वह अच्छे से उन्हें सबक सिखाता। उसने गुस्से से केक की प्लेट टेबल पर पटकते हुए कहा, आप ही खा लीजिए। दूसरों को खुश देखकर तो सुकून नहीं मिलता ना आपको, कहते हुए धैर्य भी गुस्से से वहां से चला गया। वही ख्वाहिश दौड़ते हुए आकर सीधा अर्थ से लिपट गई। अर्थ जो डीजे के साथ बात कर रहा था, अचानक से ख्वाहिश के इस तरह से लिपटने की वजह से उसका ध्यान ख्वाहिश पर गया। ख्वाहिश अपना चेहरा उसकी कमर में छुपाकर सिसक रही थी। जैसे ही अर्थ को एहसास हुआ कि ख्वाहिश रो रही है, उसने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, ख्वाहिश क्यों रो रही हो आप, कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश का चेहरा ऊपर किया। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर ख्वाहिश ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ पर नहीं रहना, सब बुरे हैं यहाँ पर, सब बुरे हैं। ख्वाहिश की बात सुनकर डीजे ने प्यार से कहा, क्या हुआ, हमारी राजकुमारी को किसने रुलाया आपको, आप अपने हैंडसम दादू को बताओ, आपके हैंडसम दादू उसे इंसान को अच्छे से सबक सिखाएंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी को रुलाने की। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश ने सिसकते हुए कहा, वह धैर्य की मम्मी बहुत बुरी है। उन्होंने कहा कि हम मनहूस हैं, हम तो सिर्फ धैर्य के साथ केक खा रहे थे। उन्होंने हमसे बोला कि हम धैर्य और धानी दीदी दोनों से दूर रहे, पर वह तो हमारे दोस्त हैं ना। क्या हम सच में इतने बुरे हैं? बोलो ना हैंडसम दादू, वह हमेशा हमारे साथ ऐसा करती है, वह बहुत ज्यादा बुरी है। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने गुस्से से घूरकर कुछ दूर खड़ी ईशा जी की तरफ देखा, जो कि कुछ अमीर घरों की औरतों के साथ बातें करते हुए काफी ज्यादा शो ऑफ कर रही थी। उसने गुस्से से कहा, मेरी एंजल की आंखों में आंसू लाया ना, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ ईशा सिंघानिया, कहते हुए अर्थ के होठों के कौने टेढ़े हो गए। उसने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, रोना बंद करो, छोटी छोटी बातों पर रोकर तुम्हें खुद को कमजोर नहीं बनाना है। तुम मेरी एंजल हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, समझ आया तुम्हें? अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर हमें बुरा लगता है, फिर हम क्या करें? हमारी आंखों में आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। अर्थ ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तो लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद कर दो, जो तुम्हारे कोई नहीं लगते। उनकी बातों पर अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो जिंदगी रोने में बीत जाएगी और तुम्हें अपनी जिंदगी रोने में नहीं बितानी है। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश मासूमियत से उसे देखने लगी। अर्थ ने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कुछ मैसेज किया और ख्वाहिश के साथ एक टेबल पर आकर बैठ गया। उसने सर्वेंट से कहकर ख्वाहिश के लिए चॉकलेट आइसक्रीम और केक लाने के लिए कहा। ख्वाहिश जो अभी तक रो रही थी, अर्थ की बात सुनकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने खुशी से कहा, आप सच में हमें सब कुछ खाने दोगे? अर्थ ख्वाहिश को ज्यादातर ऐसी चीज नहीं खाने देता था। ख्वाहिश बचपन से ही काफी सेंसिटिव थी, जिस वजह से वह जल्दी बीमार पड़ जाती थी और अर्थ उसकी हेल्थ को लेकर कभी भी रिस्क नहीं लेता था। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, बस थोड़ा थोड़ा, आप ज्यादा नहीं खा सकती, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने अपना सर हिला दिया। वह तो थोड़ी सी ही चीजें ही खाने से खुश थी। कुछ ही देर में वहां पर ख्वाहिश की सारी फेवरेट चीज आ चुकी थी और ख्वाहिश अर्थ के हाथों से सब कुछ खा रही थी। ख्वाहिश के हाथ में अर्थ का मोबाइल था और वह गेम खेल रही थी और अर्थ उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा था। सभी लोग इस तरफ देख रहे थे। रूड, एरोगेंट अर्थ सिंघानिया को इस तरह से एक छोटी सी बच्ची का ध्यान रखते हुए देखकर बिजनेस इंडस्ट्री के लोग काफी हैरान थे। वही डीजे मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रहे थे। ख्वाहिश जो चुपचाप आइसक्रीम खा रही थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें यह नहीं खानी है, अर्थ आप हमें केक खिलाओ। ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ उसे केक खिलाने लगा।
केक खाते ही ख्वाहिश ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमें पिज्जा खाना है। अर्थ घूर घूर कर इस बदमाश बच्ची को देख रहा था, जो खाने में नखरे कर रही थी, पर अर्थ को उसके नखरे उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बचपन से वही तो उसके नखरे उठा रहा था। ख्वाहिश जो जो कहती, अर्थ चुपचाप उसे वह सब कुछ खिला रहा था। ख्वाहिश भी मजे से सब कुछ एंजॉय करते हुए चुपचाप आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर सब कुछ खा रही थी। आज इतने दिन बाद उसे अपनी सारी फेवरेट चीज़ मिली थी, वरना हमेशा उसे हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती थी, जो अर्थ उसे खिला था। पार्टी चल ही रही थी कि तभी अचानक से एक उम्रदराज औरत, जो कि काफ़ी बड़ी बिजनेस वूमेन रह चुकी थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, हमारा रानी हार खो गया है। उस औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के दोबारा उसे खिलाने लगा। ख्वाहिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, अर्थ वो ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, इग्नोर करो। वही सारे बिजनेसमैन उस औरत की तरफ देखने लगे। वह अपने जमाने की काफ़ी फेमस औरत थी और अब उसके बेटे उसका बिजनेस संभालते थे। राम सिंघानिया ने उसे औरत के पास आते हुए कहा, कौशल्या जी क्या हुआ? उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी पार्टी में किसी ने मेरा रानी हार चुरा लिया है। वह लंदन की महारानी का था। उसकी कीमत 2000 करोड़ थी। उस औरत की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी बिजनेसमैन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। राम सिंघानिया ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कौशल्या जी शांत हो जाए। आपका हार यही कहीं होगा। यहाँ पर सभी लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी आपका हार नहीं चुराएगा। आप रुकिए, हम अभी ढूंढवाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपका हार मिल जाएगा। राम सिंघानिया की बात सुनकर वह औरत शांत हो गई। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में भगदड़ मच चुकी थी। सभी लोगों पर शक था, क्योंकि हर की कीमत 2000 करोड़ थी। ऊपर से वह हर है लंदन की महारानी का था। अगर आज उसे मार्केट में बेचा जाए तो उसकी कीमत 5000 करोड़ तक हो सकती थी, और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इतने करोड़ में तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन किसी बड़े बिजनेसमैन को टक्कर दे सकता था। इस भगदड़ के बीच डीजे का ध्यान अर्थ पर गया, जो कि शांत बैठा हुआ था। डीजे ने अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुद से कहा, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है, इस सब के पीछे इस नालायक लड़के का हाथ है। वह ये सब सोच रहे थे कि तभी कौशल्या जी, जिनका हार चोरी हुआ था, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, इतनी देर हो गई पर अभी तक हमारा हार हमें वापस नहीं मिला। क्या आपके घर में मेहमानों के साथ यही सब होता है? राम जी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने अर्जुन जी की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन, अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ। वह हार यही कहीं होगा। सीसीटीवी फुटेज पूरे हॉल में सभी के सामने दिखाई जा रही थी। उसमें कौशल्या जी के यहाँ गले में बेहद खूबसूरत हार नजर आ रहा था, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा था। कौशल्या जी ईशा जी के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। उसके बाद फुटेज में वह कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब वह नजर आई तो उनके गले में हार नहीं था। ये देखते ही कौशल्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने आखिरी बार आपकी छोटी बहू से बात की थी, उसके बाद से मेरा हार नहीं मिल रहा है। जरूर इसी ने मेरा हार चुराया है। कौशल्या जी की बात सुनकर ईशा जी, जो कि चुपचाप खड़ी थी, उन्होंने घबराते हुए कहा, यह क्या कह रही है आप मिसेज माथुर? आप खुद मेरे साथ बात करने के लिए आई थी। मैं क्यों आपका हाथ चुराऊंगी? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। ईशा जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरा जार कितना खूबसूरत था, ये तुमने कितनी बार बोला? बार बार तो मेरे हार को देख रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही मेरा हार चुराया है। पैसे वाली हो पर तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2000 करोड़ का हार पहन सको। कौशल्या की उम्र में काफ़ी बड़ी थी, ऊपर से वह भी काफ़ी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी बात सुनकर ईशा जी को गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने जैसे तैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। कौशल्या जी को इस तरह से अपनी बहू पर इल्जाम लगाते हुए देखकर राम जी ने उनके पास आकर उन्हें शांत करते हुए कहा, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी कौशल्या जी, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती। सिंघानिया परिवार की बहू को चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। एपिसोड 40। राम जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने गुस्से से कहा, तो आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया की मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आखिरी बार आपकी बहू से ही बात की थी और उसके बाद से मेरा नेकलेस गायब है और आपकी बहू बार बार मेरे नेकलेस को छूने की कोशिश कर रही थी।
यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि वह भी ऐसा ही नेकलेस खरीदना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो पूछिए अपनी बहू से। कौशल्या जी की बात सुनकर राम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं मानता हूँ कि उसने आपके नेकलेस की तारीफ की होगी, पर वह हमारी बहू है, उसे आपका नेकलेस चुराने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा बहू बताए। ईशा की जो कि अब तक काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखिए मिसेज राठौर, आप बहुत अमीर है पर हम भी कोई गरीब नहीं है। मैं सिंघानिया परिवार की छोटी बहू हूँ। इतना महंगा न सही पर महंगा नेकलेस में भी पहन सकती हूँ। मुझे आपका नेकलेस चुराने की, वह भी अपने ही घर की पार्टी में, कोई जरूरत नहीं है। ईशा जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, जब तक मेरा नेकलेस नहीं मिल जाता मेरा शक तो तुम पर ही रहेगा। मुझे मेरा नेकलेस चाहिए। कहते हुए कौशल्या जी चिल्लाने लगी। पार्टी में अब सभी लोग ईशा जी को ही शक भरी नजरों से देख रहे थे। ईशा जी को इस वक्त गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वही अर्थ अभी भी चुपचाप ख्वाहिश को खाना खिला रहा था। ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, चलिए ना अर्थ, वहां पर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। हमें किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है। क्या किसी ने चोरी की है? ख्वाहिश की बात सुनकर अर्थ ने टिश्यू पेपर से उसका चेहरा साफ किया और उसका हाथ पकड़कर उठकर खड़ा हो गया। अर्थ एरोगेंट तरीके से चलता हुआ सभी के पास खड़ा हो गया। ईशा जी अभी भी अपना चेहरा झुकाकर खड़ी थी। उन्हें हद से ज्यादा अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उनका बस चलता तो अब तक वह कौशल्या जी के गाल पर 2-3 चांटे लगा चुकी होती। अनुज जी ने ईशा जी के पास आते हुए कहा, ईशा तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना, हमारे खुद के घर में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है और पापा जी चुपचाप खड़े हैं। माना कि वह बड़ी है पर इसका यह मतलब नहीं कि वह इस तरह से मेरी बेइज्जती करें। ईशा जी की बात सुनकर अनुज जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, ईशा तुम शांत हो जाओ। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच साबित होने पर वह खुद तुमसे माफी मांगेगी। मैं खुद उन्हें तुमसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट आ गई। अर्थ ने सभी को घूरकर बेहद सर्द आवाज में कहा, हो क्या रहा है यहाँ पर? इतना तमाशा किस चीज का? अर्थ की आवाज सुनकर कौशल्या जी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, अर्थ बेटा तुम। कौशल्या जी की आवाज सुनकर अर्थ ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मिसेज राठौर आप। वॉट हैपन्ड? कौशल्या जी ने अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी ये चाची, उसने मेरा 2000 करोड़ का नेकलेस चुराया है। हमें हमारा नेकलेस चाहिए। हमने वो ऑक्शन से 500 करोड़ में खरीदा था। वह इंग्लैंड की क्वीन का था। कौशल्या जी की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखकर उसे आंखों के इशारे से डीजे के पास जाने के लिए कहा। ख्वाहिश भी चुपचाप कुछ दूरी पर खड़े डीजे के पास आकर खड़ी हो गई। डीजे ने ख्वाहिश को अपने पास खींचते हुए कहा, क्या हुआ? क्या आपने अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा ली? डीजे की बात पर ख्वाहिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हैंडसम जादू, यहाँ पर क्या हो रहा है? डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस छोटा सा तमाशा एंजॉय कीजिए। हम भी वही कर रहे हैं। डीजे की बात सुनकर ख्वाहिश सब कुछ देखने लगी। अर्थ ने कौशल्या जी की तरफ देखा और फिर ईशा जी की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी मिसेज राठौर, वह क्या है ना, मेरी चाची को छोटी मोटी चीज चुराने की आदत है। हो सकता है कि इस बार उन्होंने आपके नेकलेस को चुरा लिया हो। आप फिक्र मत कीजिए, आपका नेकलेस आपको वापस मिल जाएगा। अर्थ की बात सुनकर सिंघानिया परिवार हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वही ईशा जी ने गुस्से से कहा, अर्थ तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने क्या चुराया है? ईशा जी की बात सुनकर अर्थ ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, चाची जी कोई बात नहीं, कुछ लोगों को होती है चोरी करने की आदत। आप तो माल से भी कपड़े चुराती है, यहाँ तक कि ग्रोसरी स्टोर से भी सामान चुराती है, तो फिर नेकलेस चुराना तो आम बात हो गई। अर्थ की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग ईशा जी को लेकर बातें बनाने लगे। राम सिंघानिया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अर्थ आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप अपनी चाची के बारे में ऐसे बकवास कैसे कर सकते हैं? राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ में हंसते हुए कहा, दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था कि सब लोगों ने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। कहते हुए अर्थ सबकी तरफ देखने लगा। उसने मजाक किया है? मेरी चाची क्यों चोरी करेंगे? मेरी चाची तो बहुत प्यारी है।
जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्थ ने यह बात तो कह दी थी पर आप सब लोग ईशा जी पर हंस रहे थे। ईशा जी की आंखों में इस वक्त बेइज्जती की वजह से आंसू आ गए थे। वह काफी ज्यादा गुस्से में थी। अनुज जी ने गुस्से से अर्थ की तरफ देखते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ ईशा। इस वक्त गुस्सा करने से सब कुछ खराब हो सकता है। अनुज जी की बात सुनकर ईशा जी ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले जिस पार्टी में वह शो ऑफ कर रही थी, अब इस पार्टी में सब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। अर्थ ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने आदमियों से कह दिया है, वह जल्दी ही नेकलेस को ढूंढ लेंगे। जिस किसी ने नेकलेस चुराया होगा वह गुनहगार तो सामने आ ही जाएगा। अर्थ ने इतना कहा कि था कि वहां पर 2 बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में एक बेहद कीमती हार लेकर आ गए। उसे देखते ही कौशल्या जी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही है हमारा हार। कहाँ था ये? कौशल्या जी की बात पर बॉडीगार्ड ने उनके सामने सर झुकाते हुए कहा, यह हार हमें बाहर एक आदमी के हाथ में मिला, शायद वह कोल्ड ड्रिंक साफ करने वाला वेटर था। हमने उसे पकड़ लिया है और इस वक्त वह बाहर है। ये लीजिए। कहते हुए बॉडीगार्ड्स ने उसे हार को कौशल्या जी को वापस दे दिया। कौशल्या जी ने हार को अपने गले में पहनते हुए कहा, हम कितना ज्यादा डर गए थे। कौशल्या जी की बात सुनकर अर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिसेज राठौर, अब तो आपको पता चल गया ना कि मेरी चाची चोर नहीं है। देखिए उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आप उन्हें सॉरी कह दीजिए। बेचारी को काफी बुरा भला कह दिया आपने। अर्थ की बात सुनकर कौशल्या जी ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और ईशा जी की तरफ देखकर प्यारी सी आवाज में कहा, हमें माफ कर दीजिए, वह हम कुछ ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए हमने आप पर इल्जाम लगा दिया। कौशल्या जी की बात पर ईशा जी ने कुछ नहीं कहा। बेइज्जती की वजह से उनकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। सिंघानिया परिवार भी गुस्से से अर्थ को देख रहा था, पर अर्थ को उनमें से किसी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो चुकी थी और लगभग सारे मेहमान जा चुके थे। कुछ चुनिंदा मेहमान ही वहां पर मौजूद थे। इस वक्त अर्थ भी डीजे और ख्वाहिश के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। ख्वाहिश लगातार बकबक कर रही थी और डीजे और अर्थ हमेशा की तरह उसके बकबक सुन रहे थे। डीजे ने हंसते हुए कहा, काफी अच्छा काम किया आपने, हम इम्प्रेस हुए, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था सब कुछ। हमें तो लगा था कि पार्टी बोरिंग हो जाएगी, बट आपके रहते हुए कुछ बोरिंग कैसे हो सकता है। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने ख्वाहिश के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जो कोई भी मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट करेगी, मैं उसकी पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट करूंगा। कहते हुए अर्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद सख्त हो गए। उसकी बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं आप प्रिंसेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, हम जा रहे हैं। वैसे भी सच में आप बूढ़े हो रहे हैं। कहते हुए डीजे में गहरी सांस ली और ख्वाहिश के माथे पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट मेरा शेर बच्चा। ख्वाहिश ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट हैंडसम दादू। कहते हुए ख्वाहिश ने अर्थ की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए कहा, हमें नींद आ रही है, हमें गोदी ले लो ना। अर्थ ने ख्वाहिश की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। ख्वाहिश ने भी उसके सीने पर अपना सर रख लिया। अर्थ ख्वाहिश को लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था कि राम सिंघानिया ने गुस्से से उसके सामने आते हुए कहा, अर्थ यहीं रुकिए, हमें आपसे अभी के अभी बात करनी है। राम सिंघानिया के साथ साथ सिंघानिया परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। अर्थ ने एक नज़र ख्वाहिश की तरफ देखते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाए, मेरी प्रिंसेस को नींद आ रही है, मैं उसे सुला कर आता हूँ, उसके बाद आपको जो बकवास करनी है कर लेना। अर्थ की बात सुनकर राम सिंघानिया चुपचाप उसके रास्ते से हट गए। अर्थ ने ऊपर रूम में आकर ख्वाहिश को बेड पर लेटा दिया और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अपने कपड़े चेंज कर लो ख्वाहिश। अर्थ की बात सुनकर ख्वाहिश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं हमें नींद आ रही है। अर्थ ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा जाकर कपड़े चेंज करो। अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनकर ख्वाहिश चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वह अपना कार्टून वाला नाइट सूट पहनकर वापस आ चुकी थी। उसका मुंह फुला हुआ था। अर्थ ने उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट, मैं अभी आता हूँ, आप सो जाओ। कहते हुए अर्थ ने ख्वाहिश को बेड पर लेटाया और उसे कंबल से कवर करके रूम का दरवाजा बंद करके नीचे आ गया। लिविंग रूम में पूरा सिंघानिया परिवार उसे ही देख रहा था। अर्थ के नीचे आते ही राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी थी, आपने पूरे पार्टी में ईशा की इंसल्ट क्यों की? आपने जानबूझकर उनकी इंसल्ट करने के लिए सबके सामने ये कहा कि वह मॉल से कपड़े चुराती है।
ग्रोसरी से सामान चुराती है। सिंघानिया परिवार की छोटी बहू को सामान चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? जो आप कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। सब लोग ईशा पर और हमारे परिवार पर हंस रहे थे। हमारी ही पार्टी में आपने हमारा मजाक बनाकर रख दिया। राम सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ ईशा सिंघानिया की तरफ देखा, जो सिसक सिसक रो रही थी। अर्थ ने एटीट्यूड से राम सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी प्यारी बहू ने गलती की थी। मैंने उसी की पनिशमेंट दी है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बस मजाक किया था। अब लोगों ने मजाक को सच समझ लिया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। राम सिंघानिया की बात सुनकर ईशा जी ने गुस्से से कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मैंने कभी कहा भी नहीं कि तुम मेरी रेस्पेक्ट करो, पर इस तरह से तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। मेरी खुद की घर की पार्टी में मेरा मजाक बनाया गया। ईशा सिंघानिया की बात सुनकर अर्थ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अपनी इंसल्ट का ख्याल तब करना चाहिए था जब आप मेरी प्रिंसेस की इंसल्ट कर रही थी। उसे अनाथ कहा था ना, उसे रुलाया था ना, यह उसी का हिसाब है। आप सबको आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी प्रिंसेस से दूर रहिए। उसकी आंखों में अगर आप लोगों की वजह से एक आंसू की बूंद भी आए ना तो आप लोगों को जिंदगी भर रुलाऊंगा। अर्थ की बात सुनकर पूरा सिंघानिया परिवार उसे हैरानी से देखने लगा। आरती जी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उनके चेहरे पर भी इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। अर्थ ने ईशा सिंघानिया की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बस ट्रेलर था, पर अगली बार मेरी प्रिंसेस को रुलाने की कोशिश की तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा। मैसेज ईशा सिंघानिया। यह अर्थ सिंघानिया का प्रॉमिस है। कहते हुए अर्थ उन्हें घूरता हुआ वहां से ऊपर चला गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।